नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अल्फा मेंटोर्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हमारी सीरीज चल रही है सोशल स्टडीज 2020। सोशल स्टडीज 2020 की आज हमारी चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर फिर एक साथ कवर करने वाले हैं। आज इकोनॉमिक्स अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ हमने 3 यानी कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 3 सेक्शन हमने बड़े बड़े आज की क्लास के सहित कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी आ चुके हैं। जल्दी से एक बार आए हैं तो हाई लिखकर मैसेज कर दीजिए ताकि अपनी क्लास अब शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 16 लेते हैं। सबसे पहले 16 नंबर चैप्टर है चैलेंज टू इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है। तो सबसे पहली जो चुनौती आती है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि मूल्य वृद्धि या मूल्य स्फीति। अब मैं इसको आपको एक छोटी सी ड्राइंग से समझाता हूं, बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा। यह है अपना गप्पू। गप्पू गया किसी दुकानदार के पास कि अंकल जी अब 5 रुपए वाली एक आइसक्रीम दे दो। तो अंकल जी बोले, भैया आपको 5 रुपए की आइसक्रीम नहीं आती। उसने कहा, क्यों अंकल जी, पिछले साल तो आपने 5 रुपए की दी थी, पर अब नहीं, अब 10 रुपए की एक है। यानी कि गप्पू बेचारा मुंह लटकाए बिना आइसक्रीम लिए ही घर पहुंच गया। कहने का तात्पर्य बेटा कि जब यही हमारे क्या होती है, मूल्य वृद्धि कहलाती है, यही हमारे क्या कहलाती है, मुद्रा स्फीति कहलाती है। यानी कि सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति को, सामान्य कीमत स्तर में, मतलब जो एक कीमत हमने तय की, भाई इतने रुपए की चीज है, इसमें जो लगातार वृद्धि हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहलाते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द नॉर्मल प्राइस लेवल। सामान्य कीमत का तात्पर्य अनेक वस्तुओं का एक वस्तु की कीमत के औसत स्तर से। अब यहाँ पर ये चीज क्या बता दी सर, इतने हार्ड शब्द मत बोला करो, हमारे समझ से पार जाता है बेटा। बड़ी आसान सी चीज है। कहने का मतलब है ये कि यहाँ पर किसी एक वस्तु की कीमत नहीं देखी जाती, बहुत सारी वस्तुओं की कीमत या कीमत का औसत देखा जाता है। मतलब जैसे अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो महीने भर में पेट्रोल के दाम कितने बढ़े और उसका हम एवरेज निकाले पिछले महीने की तुलना में, तो उसे हम मुद्रास्फीति के अंदर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज कभी कभी होता है ना, जब कोई चीज सस्ती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी मुद्रास्फीति नहीं हुई या मुद्रास्फीति कम हो गई या मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर देते हैं मुद्रास्फीति का माप, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। 2 प्रकार के होता है, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद कर लीजिए इसको, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड वेरियस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु मौद्रिक तथा राजकोषीय तरीके अपनाए जाते हैं। 2 प्रकार के तरीके, यानी मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या हो रहा है, राजकोष में कितना पैसा निकल रहा है, कैसे आ रहा है, इन सबको इसमें देखा जाता है। बात करते हैं पुअर्टी की, गरीबी की। पुअर्टी क्या है? पुअर्टी इज दैट कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन फुलफिलिंग इवन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में बिल्कुल क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उसे क्या कहते हैं जी, गरीबी कहते हैं। गरीबी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मतलब यहाँ पर तो एक क्या कर लेते हैं, एक लिमिट बना लेते हैं कि इससे नीचे जो है, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड। यानी कि इससे, जैसे हमने गरीबी रेखा निश्चित करते हैं ना बेटा, भाई इस जो ये एक स्टैंडर्ड लिविंग बना लिया, भाई इतने पैसे कमाने वाला या किसी को ये इतना खाना खाने वाला, इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा लेने वाला, इससे कम जो है वो गरीब है। उसे हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पुअर्टी। और भारत में जो है ना, वो निरपेक्ष गरीबी ही है। ध्यान रहे। सापेक्ष गरीबी क्या होता है? सापेक्ष गरीबी तो किसी के सापेक्ष में ले लो, भाई मुकेश अंबानी के सापेक्ष में हम सब गरीब है ना। समाज या राष्ट्र की विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन का उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप सापेक्षिक गरीबी कहलाता है। द मेजर ऑफ रिलेटिव डिसमिलेशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ और कंजप्शन expenses between the various section of a society or nation is known as the relative poverty।
यानी कि भाई आप मुकेश, मैंने बताया ना, हम किसी और से अपनी तुलना कर रहे हैं तो वो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। भारत में कौन सी ज्यादा गरीबी है? निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। भारत में गरीबी के अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी। अरे ये कौन है? इसका नाम तो पहले भी आया कहीं, कहाँ आया था? जल्दी से मैसेज करके बताओ, दादा भाई नौरोजी का नाम पहले कहाँ आया था? तो गरीबी का अनुमान जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 2011-2012 में भारत में 21.92% लोग गरीब थे। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्यकारी आयु वर्ग में शामिल कार्य के योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर रोजगार प्राप्त करने में असफल होते हैं। यानी आदमी तो बड़ा जोरदार है लेकिन बस काम नहीं है। आदमी तो जोरदार है बट क्या नहीं है? काम नहीं है। तो नौकर तो समझा सबने मगर नौकरी न दी। Unemployment is such condition in which individuals included in a working age group remain unsuccessful in getting job even after being qualified and willing to work on the prevailing rate of wages। तो इसे हम क्या कहते हैं जी? अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी जिसमें एक सीजन में काम होता है, एक सीजन में काम नहीं होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एक स्ट्रक्चर में तो काम मिलता है लेकिन वही दूसरे स्ट्रक्चर में काम नहीं मिल पाता है। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कोई नई तकनीकी आने के कारण काम से निकाल दिया जाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत जोरदार, इसके पीछे नीचे क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। जैसे कभी हड़ताल कर दी, कभी तालाबंदी कर दी, उस दिन काम नहीं है तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट्स देखने को मिलती है। आगे आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कोई एम्प्लॉयमेंट आप ध्यान रखो चाहे ना रखो, ये जरूर ध्यान रखना, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये मुख्यतः गांव में पाई जाती है। इसमें लोग काम करते दिखाई तो देते हैं लेकिन वास्तव में इनके पास कोई काम नहीं होता है। अगली बात करते हैं कि गरीबी तथा बेरोजगारी के अनुमान लगाने हेतु समग्र संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO द्वारा किया जाता है। द वर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा टू परफॉर्म estimation of poverty and unemployment in India is done by National Statistical Survey Organization NSSO द्वारा ये काम किया जाता है। चलिए, ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 16। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की, करेंसी एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो, करेंसी, पैसे जब नहीं था तो क्या समस्या थी? तो पैसा जब नहीं था तो भैया था बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम क्या होता था? मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेकर आओ। अब बार्टर सिस्टम में समस्या क्या आती? सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस, यानी आप, अब मेरे पास जूते हैं और मुझे चीनी चाहिए तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे जूते चाहिए और उसके पास चीनी है, तो डबल कोइंसिडेंस की समस्या होती थी। दूसरी समस्या होती थी कि लोग जो है अपनी वस्तु जो है उसके बारे में कोई बात नहीं कर, उसकी रेट सेट नहीं कर पाते थे कि भाई ये चीज इतने रुपए की है ना। तो ये वाली समस्या आती थी। पर मुद्रा आई, पैसा आया, लक्ष्मी माता का जैसे ही अवतार हुआ तो एक तरीके से जो है क्रांति आई और चीजें जो है वो खरीदना और बेचना आसान हो गया। मुद्रा वह होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृत हो। भारत में मुद्रा कौन सी है? रुपया है। करेंसी इज दैट द कॉमनली एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपीज इज द करेंसी ऑफ इंडिया। मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई? मुद्रा शब्द मनी ये बना है मोनेटा से, ठीक है, मोनेटा से। रोम में पहली टकसाल खुली थी और वो टकसाल जो है मोनेटा के मंदिर में बनी थी, देवी मोनेटा थी, तो मोनेटा से ही जो है ये वर्ड जो है मनी बन गया। भारत सरकार ने आजकल 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के नोट छापना बंद कर दिया है, आपको ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा आपको डीमोनेटाइजेशन, इसको बारे में किसको नहीं पता है? अरे मारा मोदी कहीं रेल चला दी रे, है ना। 500, 1000 रुपए के नोट जो है वो बंद हो गए थे, आपको सबको पता है। तो इज द प्रोसेस ऑफ एब्लिशिंग द प्रिवेलिंग करेंसी, है ना, जो उस समय करेंसी चल रही थी, कानून उसको समाप्त करके प्रचलन से हटाई देना विमुद्रीकरण कहलाता। विमुद्रीकरण के बारे में हम सब परिचित हैं, हम सब ने उसे देखा है। मुद्रा का विकास,
वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय क्या थी, पहले वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम हुआ करता था। फिर धातु वाली मुद्रा यानी लोग सोने चांदी उसको मुद्रा बनने लगे, और आजकल क्या आ गई, पत्र मुद्रा यानी कि कागज की मुद्रा आ चुकी है। मुद्रा के विभिन्न कार्य, विनिमय का माध्यम है ना, एक्सचेंज करने के लिए काम आता है, खाते की इकाई या मूल्य का मापक, कोई भी चीज है उसका रेट तो तय होता है ना भाई। हम चीनी लेने जाए बाजार में तो 35 रुपया किलो है, एक रेट तो तय हो, नहीं तो आप दे रहे हो उसको 100 जूते, वो दे रहा है आपको 1 किलो चीनी। इस वस्तु विनिमय में क्या मतलब है जी, बिल्कुल गड़बड़ है ये। अगला विलंबित भुगतानों का मानक है ये, भाई कितने रुपए आने हैं, कितने रुपए देने हैं, तो इसका एक रेट तो तय हो पाती है, और मूल्य का भंडार भी इससे करना संभव हो पाता है, तो इसलिए मूल्य के बहुत सारे काम है। अगली चीज समझिए, बचत क्या होती है और साख क्या होती है। आय का वह भाग, आपने जो पैसे कमाए उसका वह भाग जिसे उपयोग नहीं किया गया हो, बचत कहलाता है। द पार्ट ऑफ इनकम विच रिमेन्स द अनकंज्यूम्ड इज नॉन एज सेविंग। वहीं साख शब्द का तात्पर्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऋण या उधार मांगने से है, उधार प्रदान करना। द टर्म क्रेडिट रेफर्स टू वन पार्टी प्रोवाइडिंग लोन और फाइनेंस टू अदर पार्टी, तो इसे हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं, क्रेडिट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स यानी वित्तीय मध्यस्थ क्या होता है जी, वित्तीय मध्यस्थ वे व्यक्ति होते हैं, वे संस्थान होते हैं, वे फर्म होती है जो वित्तीय बाजार में जमा करता और उधार लेने के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं, ठीक है, वो वित्तीय मध्यस्थ होते हैं। साख यानी क्रेडिट, क्रेडिट के दो टाइप में, द फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत में कौन हो गया, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जिससे फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हो, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेना चाहते हो, तो ये फॉर्मल सेक्टर है क्रेडिट के। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आपने अपने किसी भाई से, आपने अपने किसी रिश्तेदार से, किसी जान पहचान वाले से आपने पैसे लिए हैं, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन के अंदर आता है। फिर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या है कि आज हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि कोई कोलेटरल नहीं रखते हैं, जिनके पास बैंक से लोन लेने के लिए कोई ऋणाधार नहीं होता है, क्योंकि बैंक से लोन लेना आसान नहीं है बेटा। तो बैंक से लोन लेने के लिए लोगों के पास जो है वो ऋणाधार यानी कि कोलेटरल नहीं होता है, या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजर सके। बैंक से लोन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो इसीलिए गांव में क्या बने हुए हैं जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये आपस में लोग मिलते हैं, अपनी जो बचत है उसको जमा करते हैं, और उसी बचत से जो है एक दूसरे को लोन आदि कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा यूजफुल है। वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अनेक तरीकों से वित्तीय सूचनाओं तथा ज्ञान का प्रसार कर रही है। आप देखते हो आरबीआई जो है वो, आरबीआई कहते हैं जानकार बने, ऐड देखते हो ना रोज टीवी के अंदर, तो आरबीआई कहता है जानकार बने, सशक्त बने। तो ये क्या बताना चाहता है, इस तरह लोगों को ज्ञान देना चाहता है कि भाई आपके लिए हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, आप इन सुविधाओं का लाभ लीजिए। तो ये हो गया अपना चैप्टर एक और कंप्लीट। चैप्टर नंबर 18 की तरफ आते हैं, कंज्यूमर एंड द लीगल अवेयरनेस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर आपको उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में पढ़ना है जी। उपभोक्ता सबसे पहले होता कौन है, किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल चुकाकर उसे प्राप्त कर अंतिम उपभोगकर्ता ही उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है ना। कंज्यूमर इज द पर्सन हु offers any good and service by the making payment for it and finally consume it, वो उपभोक्ता कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपने इससे ली आगे जाके उसको बेच दी तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। वस्तु या सेवा क्रम करते समय या भाड़े पर लेते समय उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, उपयोगिता, मानक का ध्यान रखना चाहिए। एक कंज्यूमर का ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आप कोई चीज ले रहे हो बाजार से, तो आप बाजार से कोई भी चीज आप खरीदते हो जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो, कम से कम उसकी क्वालिटी चेक करें, उसकी क्वांटिटी चेक करें, प्योरिटी चेक करें, यूजफुलनेस चेक करें, उसकी वो कितनी यूजफुल चीज है, उसी आधार पर उसे खरीदना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी लगे तो आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। सरकार द्वारा संचालित व कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं की जानकारी रखना विधिक जागरूकता कहलाता है। व्हाट इज द लीगल अवेयरनेस, सरकार जो भी काम कर रही है, जो योजनाएं लेकर आई है, जो कानून बनाई है सरकार ने, उनकी जानकारी रखना लीगल अवेयरनेस कहलाता है। फिर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब लागू हुआ था, 2005, सूचना का अधिकार। ये क्या है, ये केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी मांगने के लिए हमें छूट देता है, बट हम वो जानकारी नहीं मांग सकते जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सके। तो जो सामान्य जानकारी है उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके चैप्टर कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर।
श्रम शक्ति को परिभाषित कीजिए। श्रम शक्ति का आशय उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। श्रम शक्ति का आशय उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है, लेबर देती है। लेबर किसे कहते हैं जी? लेबर की पावर है, लेबर बिना काम नहीं हो सकता। अगला आगे बढ़ते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है? मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई एक खेत है, एक खेत में 8 लोगों की जरूरत है, लगे हुए 11 जने हैं। 8 लोगों की जरूरत है, लगे हुए 11 जने, यानी कि 3 लोगों को अगर यहाँ से निकाल भी दिया जाए तो क्या खेत के प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ में आ गई ना बात? आगे बढ़ते हैं, चीज और समझाते हैं। जब अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा? छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आगे बात समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए सारे क्वेश्चन आंसर जो है हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे हर चैप्टर के, तो आप रिवीजन जरूर लें, वीडियो पूरा देखें। निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी के मध्य अंतर बताइए। निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है, जबकि सापेक्ष गरीबी समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन के उपयोग या व्यय के सापेक्षिक समानताओं का, वही बात है हमने कहा ना, मुकेश अंबानी के सापेक्ष में हम सब गरीब है ना, तो वो वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को और लेते हैं। सुरेश तेंदुलकर द्वारा प्रस्तुत गरीबी के अनुमानों की विवेचना कीजिए। सुरेश तेंदुलकर ने अपने अनुमानों में पाया कि 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए से कम, ये रुपए का साइन है, 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब है। उनके अनुसार भारत में 21.92% लोग गरीब है। लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। जैसे 2 रोजगार समय अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह कार्य बदलने, आपने कोई काम चेंज कर रहे हो तो आप जब एक नया काम आपने शुरू कर रहे हो तो उस नए वर्क में आपने ज्वाइन करने से पहले आपको जो टाइम पीरियड है उसमें बेरोजगार हो, तो ये क्या है? घर्षणात्मक बेरोजगारी है। हड़ताल है, आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में लोगों ने हड़ताल कर रखी है तो आपका काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है? घर्षणात्मक, तालाबंदी लगा दी आदि के कारण उत्पन्न, जैसे अभी जो हमने बेरोजगारी का सामना किया है पिछले 3-4 महीनों से, तो ये कैसी बेरोजगारी है? घर्षणात्मक बेरोजगारी ही कही जा सकती है। यह अस्थायी प्रकृति की बेरोजगारी होती है। भारत में मुद्रास्फीति के कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। मुद्रास्फीति का कोई सुस्पष्ट और निश्चित कारण नहीं है, यह अनेक कारणों के संयुक्त परिणाम से होती है। मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। दी गई कीमत पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है तथा कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। अभी समझाओ सर, इतनी खतरनाक लैंग्वेज मत बोलो। देखो समझो, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से हो रही है, मतलब इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जितना पैसा छापे जा रहे हैं, जितने नोट छापे जा रहे हैं। ज्यादा मुद्रा हो गई, अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। फिर क्या होगा कि आप थैला भर के पैसा लेके जाओगे और मुट्ठी भर के चीनी लेकर आओगे, ये स्थिति हो जाएगी। तो ये क्या है? मुद्रा की वैल्यू कम, पैसा की वैल्यू क्या होती गई? कम होती गई। दी गई कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से, जितनी मांग है और जितनी वह पूर्ति करने वाला है उससे अधिक हो जाता है। मांग तो ज्यादा हो गई लेकिन पूर्ति क्या हो रही है? कम हो रही है, तो कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति पैदा होनी शुरू हो जाती है। फिर औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादनों में धीमी वृद्धि। औद्योगिक उत्पादन की मांग में अनेक कारणों से वृद्धि होती है, लेकिन उद्योग मांग संतुष्ट करने में असफल है। औद्योगिक उत्पादों में अनेक कारणों से वृद्धि होती है भाई लगातार, लेकिन उद्योग जो है उनकी सबकी डिमांड जो है उसको सेटिस्फिकेशन नहीं दे पाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में मांग के आधिक्य ने कीमत को तेजी से बढ़ाया है। अब प्रोडक्शन तो वे कर रहे हैं कम, तो इस कारण से जो डिमांड है वो बढ़ी, डिमांड बढ़ने से क्या बढ़ी? रेट बढ़ गई।
कृषिगत उत्पादन में मांग को संतुष्ट करने में असफल रहा, जिस कारण कृषि उत्पादों की मांग इनकी कीमत को लगातार तेजी से बढ़ा रही है। सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर, विकास के साथ साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्ययों में लगातार वृद्धि हुई है। विकास का डेवलपमेंट करने के लिए लगातार सरकार का खर्चा बढ़ा है। इस वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। अनुत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र मांग को बढ़ा देता है, जिस कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला आगे चलते हैं। अन्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव ऊंचा बना रहता है, जिस कारण कीमतें तेजी से बढ़ती है। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जब सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए इन वस्तुओं की कीमत बढ़ाती है तो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। महंगी आयात, कृषिगत उत्पादों की ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, आय का बढ़ता स्तर, अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि आदि कारणों से भी मुद्रास्फीति जो है वह बढ़ती है। अगला प्रश्न आता है कि चेक से क्या आशय है? चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि देने का भुगतान करता है। सीधी बात है, चेक एक क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। आपने किसी को चेक लिख के दिया कि जा इतने रुपए निकाल के लेकर आ जा, वो आपके खाते में से कुछ समथिंग पैसे जो है वो निकाल कर लेकर आ गया, तो ये क्या है? ये चेक ही कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा, ऋण की आवश्यकता किन कार्यों के लिए होती है? आपको ऋण क्यों चाहिए? सबसे पहले आय से अधिक व्यय को पूरा करने, आपकी आय तो कम है लेकिन व्यय ज्यादा है, तथा तो उसको कंप्लीट करने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और कार्यों और भी कई सारे कार्यों के लिए आपको क्या आवश्यकता होती है? ऋण की आवश्यकता होती है। साख किसे कहते हैं? क्रेडिट किसे कहते हैं? साधारण भाषा में साख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता को, प्रतिष्ठा को बताता है। अर्थशास्त्र में साख शब्द जैसे आपकी साख, साख है ना, साख का मतलब होता है किसी की प्रतिष्ठा, है ना, मेरी साख रख ली, साख रखना इज्जत रखने भी हो सकता है। पर तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में साख शब्द का प्रयोग ऋण के वित्तीयन के लिए किया जाता है। वित्तीय लेन देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्त होती है उतनी ही राशि प्रदत्त साख की होगी। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। वित्तीय संस्थाएं वित्त के लेन देन का कार्य करती है। ये संस्थागत तथा गैर संस्थागत होती है। बैंक तथा सहकारी समितियां संस्थागत शाखाएं हैं, जबकि गैर संस्थागत लेन देन के लिए सरकार तथा रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होते। इनमें साहूकार आदि लोग शामिल होते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या है? यह किस प्रकार ऋण प्रदान करने परंपरागत तरीकों से भिन्न है? स्वयं सहायता समूह अनेक गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऊंचे ब्याज पर ऋण देने तथा वसूली के लिए गरीब कर्जदारों के शोषण करने, उन्हें तंग करने आदि के कारण लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की, जिनमें से एक ग्रामीण विचार ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं समूहों को संगठित करने तथा बचत पूंजी को इकट्ठा करने पर आधारित है। एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं, नियमित रूप से मिलकर बचत करते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से 100 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। बचत परिवार की क्षमताओं पर निर्भर करती है। सदस्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए छोटे कर्ज समूह से कर्ज ले सकते हैं। इस पर समूह ब्याज लेता है, लेकिन ब्याज दर कम होती है। 1 या 2 वर्ष के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। याद रहे, ऐसे जो ऋण लिया जाएगा समूह के नाम पर दिया जाता है। सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने के लिए, बीज लाने के लिए, खाद्य लाने के लिए, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा खरीदने के लिए, पशु इत्यादि खरीदने के लिए ये लोन दिए जाते हैं। समूह द्वारा दिए गए ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज की दर, वापस लौटाने की अवधि के बारे में निर्णय करता है। अगर सदस्य ऋण नहीं लौटाता है, समूह के सदस्य गंभीरता से उसके बारे में निर्णय लेते हैं। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को कर्जदार की कमी की समस्या से
उबरने में मदद करता है। आपको कर्ज चाहिए लेकिन आपके कोई कर्ज देने वाला नहीं है तो स्वयं सहायता समूह आपके लिए सहायता करता है। देशी बैंकर व्यवस्था पर लेख लिखिए। देशी बैंकर क्या है जी? देशी बैंकर द्वारा भी भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न किया जा रहा है। लोकल बैंकर जो है यह निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं। ये तो उनकी निजी फर्म है या व्यक्ति। आपने से कई बार देखे होंगे कि किसी बैंक के पास एक छोटा सा दुकान खोल के बैठा है व्यक्ति, वो बैंक की सारे काम करता है, जो बैंक की तरह ही काम करते हैं। भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास पूर्व बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इनके द्वारा संपन्न किया जाता था। ये गैर संस्थागत शाख का महत्वपूर्ण स्रोत है। देशी बैंकरों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख काम कौन कौन से? जनता की जमाई स्वीकार करना, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को गिरवी रखकर ऋण प्रदान करना तथा साख के आधार पर बिना गिरवी रखे भी ऋण प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों को स्थानांतरित करना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाना, कर्जदारों को वित्तीय स्थिति व व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्राप्त करवाना, ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं बल्कि मित्र व सलाहकार बनना, उसको समझाना कि यहाँ पैसा खर्च कर, यहाँ मत कर। तो इस प्रकार लोकल बैंकर के काम होते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के कितने स्तर है? तो निम्न स्तर है, 4 स्तर है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील याद हो जाएंगे, कुछ ही याद करने होते हैं। राष्ट्रीय, राज्य, आपके जिला, तहसील, 4 स्तर इसके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कानून की बात किस दिन और कितने बजे आता है? तो ध्यान रहे, कानून की बात हर शनिवार 7 बजे से 7:30 बजे दूरदर्शन राजस्थान तथा आकाशवाणी राजस्थान के केंद्रों पर प्रत्येक रविवार 5:45 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। फिर आता है विधिक जागरूकता। किसे कहते हैं? विधिक जागरूकता गरीब, निर्धन आदि लोगों को कानूनी सहायता के लिए नियम बनाने हेतु पीएन भगवती कमेटी बनाई गई। ठीक है, इस कमेटी ने क्या किया है? इस कमेटी ने देखा कि भाई लोगों को एक करने के लिए हमें उनको जागरूक करना पड़ेगा। विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एक रूपता से लागू करने के लिए भारत सरकार ने 1987 में विधिक सेवा अधिनियम को पारित किया। याद रखेंगे कब पारित किया? कब पारित किया? जल्दी से बताए। विधिक सेवा प्राधिकरण को पारित किया गया 1987 में। इसके द्वारा नागरिकों को समानता का अवसर देते हुए न्याय व्यवस्था को उन्नत करने एवं आर्थिक विषमता को कम करने के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी न होने के कारण लाभ उचित अनुपात में नहीं पहुंच पाता, जो विधिक सेवा द्वारा ही संभव हुआ है। अधिनियम 1987 के तहत सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी तबके के लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी विधिक जागरूकता ही है। अगला प्रश्न है, नकल रोकने का कानून क्या है जी? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में नकल रोकने के उपाय किए गए। तो आप लोग भी नकल मत करना, ध्यान रखे, पेपर में वैसे भी आपको दूर दूर बैठाएंगे तो नकल बेटा नहीं करनी है। नकल एवं अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है। ऐसे छात्र जो इस प्रकार के कार्य में लिप्त पाए जाएंगे उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार ये हैं। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा अथवा कार्यालय से सूचना वह प्राप्त कर सकता है, वह दस्तावेज व रिकॉर्ड देख सकता है तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ले सकता है, कार्यों को भी देख सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, काम में आने वाले सामग्री के नमूने ले सकता है, कंप्यूटर, सीडी या फ्लॉपी की सूचना ले सकेगा, मजदूरी के मस्ट्रॉल, लॉगबुक, टेंडर के दस्तावेज, कैश बुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी लेने का अधिकार है। इसके अलावा नागरिक अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी जानकारी मांग सकता है। तो बच्चों ये आपके थे 3 चैप्टर और ये बड़े आसान चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आसान ही आपको मिलने वाले हैं। तो थोड़ी सी आप अगर इसको फिर से 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये 3 चैप्टर तो आपके लिए बड़े ही प्रॉफिट में होने वाला है। ये नीचे क्वेश्चन पूरे इंग्लिश मीडियम में दे रखे हैं तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने सभी दोस्तों तक उसको फैला देंगे कि भाई आनंद सर की ये क्लास आई है, तो सभी लोग जो है उस क्लास का पूरा आनंद ले। कल हमारी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की जो क्लास है वो है हमारी हिस्ट्री की क्लास। कल हम हिस्ट्री की चैप्टर्स जो है उनको कवर करेंगे। तो आप लोग जो है पहले से जो आपको प्लान दे रखा है उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी रखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ, और अल्फा मेंटर के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों तक, जो भी आप जिसको जानते हो, आपकी स्कूल में जो बच्चा है जिसके टेंथ में आपके साथ पढ़ता है, उस दोस्त का भी ख्याल रखिए, क्योंकि वो भी आपका ही दोस्त है। तो उसका ख्याल रखते हुए इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, ताकि वो भी, उसको कहिए भाई हाँ शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़, 2 बार 3 बार वीडियो को सुन, तो वो भी जो है उसके लिए भी फायदा हो जाएगा। तो अपनी दोस्ती का जो धर्म है वो आप निभाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ।